किसानों चिंता ना करो, तुम्हारी आमदनी दोगुनी कर देंगे। किसानों से विशेष तौर से वादा किया था कि एमएसपी का कानून बना देंगे, परंतु जब महंगाई आसमान को छूने लगी, रोडी बजरी सीमेंट सरिया लोहा महंगा होने लगा, पेट्रोल और डीजल आसमान को छूने लगे, और इसी प्रकार से खाद के बीज के रसोई गैस के दाम बढ़ने लगे, खर्चा बढ़ने लगे और आमदनी कम होने लगी। किसान और मजदूर आत्महत्याएं करने लगे। आत्महत्याएं कर रहा किसान जब करा रहा था, सारे रिकॉर्ड तोड़ करके इस सरकार ने अडानी और अंबानी के कहने से 3 कानून इस प्रकार के बनाए। ये कहने लगे कि ये किसानों के हित में हैं, परंतु जब किसानों के बेटों ने उनको पढ़ा तो वो किसान विरोधी थे। उसमें लिखा था कि इन जमीनों के मालिक अडानी और अंबानी हो जाएंगे। उसमें लिखा था कि एमएसपी का कानून नहीं बन पाएगा। उसमें लिखा था कि बड़े बड़े उद्योगपति, पूंजीपति इस प्रकार से कितनी ही कोई चीज का स्टॉक कर ले तो उस पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जिसकी वजह से ब्लैक मार्केटिंग बढ़े। साथियों, किसान तिल मिलाया और देश के राजधानी के चारों तरफ बैठ गया। बच्चे, बूढ़े और जवान तौल प्लाजाओं पे जम करके बैठ गए, और फिर 380 दिन में 750 जाने चली गई। इस देश के प्रधानमंत्री को 380 दिन के बाद होश आया और कहने लगा कि मैं किसानों से माफी मांगता हूं कि मैंने समझा नहीं सका। कानून तो बहुत अच्छे बनाए थे, परंतु किसानों ने समझा नहीं, इसलिए मैं वापिस लेता हूं। ये बात तो 1 महीने के बाद भी कर सकते थे, 2 महीने में भी कर सकते थे, परंतु दिल्ली में बैठ करके बड़ी बड़ी कोठियों में देखते रहे कि किसान कितनी चिताएं किसानों की जलेंगी। तब जाकर के जब 700 से ज्यादा किसान मर गए, तब जाकर के ये कानून वापिस लिए। साथियों, आज तक एमएसपी का कानून नहीं बना। स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में रख दिया, और बल्कि सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा भारत सरकार ने दिया कि हम इस कानून को लागू नहीं कर सकते। अगर किसान की सरसों और तोरिया आता है तो उसे लूट लिया जाता है, उसका एमएसपी नहीं। धान और जीरी आती है तो उसको लूट लेते हैं और एक चिट्ठी लिख देते हैं कि $12,000 से नीचे का कोई भी जीरी का अगर सौदा होगा निर्यात नहीं होगा। 1.5 महीना तक वो चिट्ठी वापिस नहीं की जब तक किसान की जीरी नहीं लूट गई। जब सूरजमुखी आती है तो फिर किसान ने धरने देने पड़ते हैं कि इसको किसी प्रकार से ले ले सरकार। इसलिए कह रहा हूं कि इस प्रकार के कानून बनाए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, फसल मेरी ब्यौरा किसी और का। इस प्रकार से लोगों को इसमें भी घपले किए गए, लूटा गया। फिर कहते हैं हमने किसान सम्मान निधि शुरू करी। पहली किस्त जब किसान सम्मान निधि की आई थी तो किसान इस देश में 18.5 करोड़ माने थे। अब घट करके केवल 8.5 करोड़ रह गए। 10 करोड़ किसानों की सम्मान निधि इसलिए काट दी कि उनके ऊपर ये कह दिया कि इनकी आमदनी ज्यादा हो गई है, इनकी आमदनी बढ़ गई है, जिसकी वजह से तरह तरह की शर्तें लगा करके किसान सम्मान निधि भी काट दी गई। फिर फसल बीमा योजना चलाई, कंपनियां मालो माल कर दी और किसान कंगाल कर दिया। यानी कि किसान को सबसे ज्यादा दुखी किया। अगर दुखी है सबसे ज्यादा किसानी है, और उसके बाद जवानी है। जवानी इतनी दुखी है कि हरियाणा प्रदेश का जवान नौकरी के लिए मारे मारे फिरता है। आज 25 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के नंबर 1 पे है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं, मुझे नौजवानों की इस पीड़ा को कई बार अखबारों के माध्यम से उठाने का मौका मिला है। आज जिन नौजवान बच्चों को तुमने लाड प्यार से पाला था, आज डोंकी वीजा लेकर के देशों में, दूसरे देशों में जाकर, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड में जाकर, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के अपना जीवन यापन करने की ठान चुके। हरियाणा प्रदेश से उनका मोह भंग हो गया। ले दे करके हमारे पास फौज थी, उसको भी ठेके पे दे दिया। अग्निवीर भर्ती करेंगे, 4 साल में रिटायर हो जाएंगे। जिस प्रकार से फौजी को पेंशन मिलती है वो पेंशन नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से हमारे फौजियों को कैंटीन से सामान मिलता है वो नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से उनको अस्पतालों में दवाइयां मिलती हैं वो नहीं मिलेगी। यानी कि हमारी फौज को भी ठेके पे दे दिया। ले दे करके हमारे नौजवान रेलवे में जाते थे, बंदरगाहों पे जाते थे, हवाई जहाजों में जाते थे, हवाई अड्डों पे जाते थे। हवाई अड्डे, बंदरगाहें और रेलें बेच दी, बीमा कंपनियां बेच दी।
और अगर कोई इस बेरोजगारी का डंक अगर किसी को लगा तो गरीब आदमी को लगा। नरेगा में हमारे भाई 100 दिन का रोजगार करते थे, 100 दिन का रोजगार आज 28 दिन पे देश के अंदर आ गया और नरेगा का बजट आहिस्ता आहिस्ता करके कम कर दिया गया, जिसकी वजह से दिहाड़ी भी नहीं मिलती, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक भाई और ढोल पीटते थे कि हम हरियाणा प्रदेश में लगने वाली फैक्ट्रियों में 75% आरक्षण हरियाणा प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को देंगे। वो 4 साल ढोल पीटते रहे, हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, फेंक के मारा। और वो भाई आज क्या कहते होंगे, अब कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट तो ये बैठी, इसमें जब जाओगे जब पता लगेगा। साथियों, जब ये सुप्रीम कोर्ट से बड़ी भी कोर्ट है तो जनता की कोर्ट है, इसमें जाना फिर बताना हमने 75% का आरक्षण देकर कितने नौजवानों को नौकरी लगाया था। साथियों, जहां हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, वहीं हमारे हरियाणा प्रदेश की तो बहुत दुर्गति कर दी। हरियाणा प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बैठा दिया जिसे ना किसी बात का, किसानी का पता, ना जवानी का पता, ना घर बार का पता, ना किसी को। आज हरियाणा प्रदेश के सिर के ऊपर 2,86,000 करोड़ का कर्जा है। 20,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर्जा लेके ये सरकार काम चला रही है। आज रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खाती है, दरिया के किनारे खुद पानी चूस के बिजली खंभे चाट गए हैं। आज स्कूल हैं तो मास्टर नहीं, मास्टर हैं तो किताबें नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में अस्पताल हैं तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में जल घर है तो जल नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली घर है तो बिजली नहीं। आज हरियाणा प्रदेश में बिजली के बिल तो आते हैं परंतु बिजली गुल है। कई भाइयों के बिजली के बिल तो 20-20 हजार, 30-30 हजार और लाखों में भी आ जाते हैं। आखिर ये बिजली हमारी जमीन बिकवा के रहेगी क्या, या घर गरीब का बिकवा के रहेगी क्या? साथियों, इतना ही नहीं, आज हरियाणा प्रदेश में इस प्रकार से परिवार पहचान पत्र चलाए जिससे हम सब उलझा के खड़े कर दिए। जिसकी आमदनी 1,80,000 लिख दी, इससे ऊपर लिख दी गई तो समझ लेना उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा, उसको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, उसको किसी प्रकार की वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी। और हरियाणा प्रदेश में 5 लाख बीपीएल कार्ड काट दिए गए। और इसी बात को लेकर के जिन बुजुर्गों को आशा थी, एक पार्टी ढोल पीटती थी कि हम 5100 बुढ़ापा पेंशन करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश में 4 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी गई। आज हरियाणा प्रदेश की ये स्थिति कर दी कि हम छोड़ा, औरों को तो ये कहां छोड़ने वाले थे। हरियाणा प्रदेश में जहां कोरोना काल था, हम और आप भय के माहौल में जी रहे थे। हम के आगे पुलिस बैठा दी गई थी, बांस के डंडे लगा दिए गए थे। और ये कोरोना काल जब था तो समझ लेना, ये कोरोना काल के अंदर ना जब रेमडेसिविर थी, ना नर्स थी, ना स्टाफ था, कोई बेड नहीं था, तब ये शराब बेच रहे थे, शराब घोटाला कर रहे थे। और शराब घोटाले के बाद धान घोटाला कर रहे थे। फिर धान घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला किया। 800 कर्मचारी अधिकारी दोषी पाए गए, सबको माफ कर दिया गया। इसी प्रकार से खनन घोटाला हुआ, खाने लूट ली गई, एक डीएसपी को बुलडोजर के नीचे दे दिया गया। हरियाणा प्रदेश की रोडी बजरी सब लूट लिए, सारे पहाड़ खोते हो रहे हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों ने इनको लूटा है। साथियों, जहां हरियाणा प्रदेश में पेपर बेचने का घोटाला हुआ, फिर ये कह देते हैं कि पेपर लीक हो गए। पेपर लीक नहीं हुए, बेचे हैं और नौजवानों पे मुकदमे बनाए जाते हैं। जहां हरियाणा प्रदेश में इतने बड़े घपले और घोटाले हुए तो आपका जिला भी अछूता नहीं रहा। आपके जिले में 32 करोड़ रुपया आए थे सफाई के नाम पे। 32 करोड़ में आपके गांव में झाड़ू लग नहीं लगा, सारे के सारे पैसे खा लिए गए। सफाई के नाम पे घोटाला हुआ, रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ। रिचार्ज बोर्ड में सामान तो डाला 200 फुट, दिखा दिया 800 फुट। रिचार्ज बोर्ड घोटाला हुआ, तालाब खोदाई घोटाला हुआ, तालाब एक और खोदा दिखा दिया, 3-3 महकमों से पेमेंट करके दिखा दी, तो खोदा किसी ने, पैसे किसी को दे दिए। और इतना ही नहीं, अगर मंत्री की अच्छी ग्रांट आई तो अपने रिश्तेदारों को दे दी। और तो और, आप जरा गौर से सुनना मेरी बात को,
आपके मंत्री की कोठी पे चंडीगढ़ में कलीकरण के पेंट करण के 1 करोड़ और 40 लाख रुपए खर्च हुए। हरियाणा की विधानसभा में अब की बात बताया गया 1 करोड़ और 40 लाख, और 3 करोड़ रुपए डिप्टी चीफ मिनिस्टर की कोठी पे सफाई के नाम पे खर्च हुए। कमाल कर दिया, 3 करोड़ में तो कोठी ना आ जाती, केवल कली पेंट आपके 1 करोड़ और 40 लाख। मैं इसलिए कह रहा था, ये मैंने सुशील कह रहा था मैं बोलूंगा, परंतु ये सारी बात भूल गया। इसने एक ही बात कही थी कि मैं ये निचोड़ की बात कह दूंगा, वो कही तो इसने बहुत देर में कही कि पैसा पैसा करती है, पैसे पे क्यों मरती है, आखिर ये क्यों हवस है, ये माया किसी की नहीं रही। इस बात की हवस है कि तुम्हारी मेहरबानी हुई, तुम बड़े रहम करने वाले हो। कई बार मैं पूछता हूं, आपसे भी मेरी कई बार बात होती है, मैंने कहा भाई तुमने अब की बार मुझे वोट नहीं दी, बोला केक रहा, वो रोने लग गया था। फिर अगली बार पूछा रहे मैंने तुमने इबके भी नहीं दी, बोला यार बड़े बड़े आंसू कह रहा था। मैं कहा इबकी बार क्यों होया, जो तुम्हारे सामने लिबास गरीबनी का उड़ के आए थे, आज अमीरों की तरह 3-3 गाड़ियां बड़े बड़े नेताओं की तरह आगे पीछे चलती हुई। और आपके यहाँ के आपको सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे। ये मैं पूछ सकता हूं कि आपका एमपी कौन है? गुरदयाल सैनी। कोई गुरदयाल सैनी कहता है, नैब सैनी है। आपके गांव में, किसी भी गांव में कोई ग्रांट आई है, कभी दुख सुख में आया है? आखिर आने की जरूरत भी क्या है? जरूरत नहीं। मैं मिलता रहता हूं लोगों से, कहते हैं अभी वोट तो गिर दे नहीं, पता नहीं तो मशीना में खराबी है, पता नहीं किस तरह इन्हीं की पड़े। अरे मशीनों में खराबी नहीं, इनकी नीत में खराबी है। चाहे हम हरियाणा प्रदेश में बसने वाले गांव के लोग हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, चाहे हम किसी धर्म को मानते हैं, चाहे हम गिरजा घर को मानते हैं, मंदिर को मानते हैं, मस्जिद को मानते हैं, गुरुद्वारे को मानते हैं, चाहे हम किसी भी धर्म से संबंध रखते हैं, पर हम आपस में मिलकर के रहते हैं। ये बात भारतीय जनता पार्टी को गवारा नहीं। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हिंदू और मुसलमान को लड़ाया जाए। चाहे हम गांव में बसने वाले जाट हैं, ब्राह्मण हैं, गुर्जर हैं, राजपूत हैं, रोड हैं, चाहे खाती हैं, लुहार हैं, सनार हैं, मलियार हैं, धोबी हैं, छिंबी हैं, कुम्हार हैं, चाहे हम रेगर हैं, खटीक हैं, धाड़क हैं, चमार हैं, वाल्मीकि हैं, हम किसी भी जाति से संबंध रखते हैं, हमारा भाईचारा है। अगर गरीब वाल्मीकि की बेटी की शादी हो तो जाट का बेटा भी अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। इससे अटूट संबंध कोई हो भी नहीं सकता। अगर जाट की बेटी की शादी हो, गरीब चमार का बेटा भी जाके अपनी बहन और बेटी समझ के कन्यादान करता है। इससे फालतू कोई संबंध हमारे हो नहीं सकते। हमारा भाईचारा इससे ज्यादा कोई मजबूत हो भी नहीं सकता। परंतु ये भारतीय जनता पार्टी को अच्छी नहीं लगती। ये हमारा भाईचारा बिगाड़ करके वोट हासिल करते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा करके वोट हासिल करते हैं। आप लोगों ने अपने इस भाईचारे को मजबूत करना है। आएंगे अब जो कभी दिखाई नहीं दिए, अब तुम्हारे दुख सुख के साथी बन जाएंगे। अब तो गाड़ी में एक तो पत्थर रखेंगे और नारियल रखेंगे, नारियल फोड़ देंगे और पत्थर लगा देंगे। बच के रहना, कदे पीठ पे अपनी पे बिना ला जाए रात बरात। साथियों मैं इसलिए कह रहा हूं कि आएंगे, आकर के हमारे भाईचारा बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। काको किसको धन हड़र, कोयल किसको दे, मीठी बाणी बोल के जब को बस में कर ले। कोयल किसी को देती नहीं और कौवा किसी से कुछ लेता भी नहीं। इसलिए अपनी मीठी बाणी बोल करके एक एक दोस्त बनाना और अपने इस भाईचारे को मजबूत करना। साथियों इसलिए कह रहा हूं कि आपको मैं रामायण का वो दृष्टांत आपके बीच में रख रहा हूं। जब रावण की और रामचंद्र की लड़ाई हो रही थी, भगवान राम जब एक धड़ काटते रावण का तो 10 धड़ निकल के आती थी, एक बाजू काटते तो 10-10 बाजू निकल के आती थी। रामचंद्र जी बहुत चिंतित थे। विभीषण आए, कहने लगे रामचंद्र जी ये महाबली है, रावण ऐसे नहीं मरेगा, इसके पेट में नाभि है और नाभि में तीर मारो। रामचंद्र जी ने ऐसा ही किया। रावण मूर्छित हो गए। रामचंद्र जी हंसे तो रावण ने कहा कि हंसो नहीं, मैं तुम्हारी वजह से नहीं मर रहा,
मैं मर रहा हूं तो मेरे भाई की वजह से मर रहा हूं कि विवेचन ने मेरा सारा भेद बता दिया। इसलिए हमारा भाईचारा मजबूत रखना, और जो लोग आएंगे हमारा भाईचारा तोड़ने के लिए, आप उनसे बच करके रहना। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं ये सारी बातें आपके बीच में कि आज चाहे महंगाई है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, आज आपके सामने ही तो है। जो मैंने रखा था कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, मैंने गलत नहीं किया, मैंने ठीक कहा है कि पेहवा के एक मंत्री हैं, उनके पास एक महिला कोच गई थी, कैसा व्यवहार किया आपके बीच में कह भी नहीं सकता कि रक्षक ही भक्षक बन गए हैं और बाढ़ खेत को खाती है। आज हमारे देश के वो जिसके ऊपर हमें नाज है, वो पहलवान हमारे देश के, आपके मेडल जीतने वाले जो देश में दुनिया में नाम रोशन करते थे, आज वो प्राइम मिनिस्टर की कोठी के सामने फेंक कर आते हैं। साथियों, इतना ही नहीं, और देश की पार्लियामेंट के अंदर भाई जाकर के किस प्रकार से एंट्री करते हैं, वो केवल इसलिए कि देश की पार्लियामेंट के लिए अगर कोई सवाल उठाता है तो 146 एमपीओ को बर्खास्त कर दिया जाता है, 30 करोड़ के नुमाइंदों को बाहर बिठा दिया जाता है। 146 एमपी देश में बहुत बड़ी ताकत है, जिन्हें लोकसभा में बोलने का राज्यसभा में अधिकार हमने दिया था, आज वो बोल ना सके और वो बाहर बैठ जाएं। ये देश के इतिहास में बहुत काला अध्याय में समझता हूं। साथियों, आज महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे, आज अगर इन सारी बातों को कोई उठाता है, अगर बोलता है, बोले थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल में जाना पड़ा, संजय सिंह बोलते थे आम पार्टी के, जेल में जाना पड़ा, जमानत नहीं हुई। मनीष सिसोदिया बोले थे अब तक कोई जमानत नहीं हुई। सत्येंद्र जैन बोले थे आज तक कोई जमानत नहीं हुई। लालू प्रसाद यादव बोले उसको ईडी का नोटिस हो गया, उसके बेटे को, खुद लालू प्रसाद को भी ईडी का नोटिस हो गया। ये लड़ाई ईडी की है, ये लड़ाई अब की बार सीबीआई के साथ है, इनकम टैक्स के साथ है। और साथियों, मैंने एक अखबार में और पढ़ा कि बीएसपी का एक नेता चुनाव लड़ रहा मध्य प्रदेश में, उसने के परिवार ने वोट डाला, बीएसपी के लोगों ने वोट डाला, उसकी खुद की वोट भी उसके डब्बे में नहीं मिली। आज इन डब्बों के ऊपर भी संदेह हो रहा है कि देश के अंदर कुर्बानियों से मिला ये प्रजातंत्र, ये संविधान बचाने का मौका है, और ये लड़ाई आप सब ने लड़नी है। बहुत से साथी मेरे को ये कहते हैं कि कुकर करेगा कि फैसला लेगा, अब तुम ही फैसला कर लेना, और वो फैसला आपने ही करना है। ये बात मुझे गवारा भी नहीं। मैं दिल्ली के, चंडीगढ़ के चक्कर काटता रहूं, किसी के तड़वे चाटता रहूं, ये बस की बात नहीं। ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैं दो ही टिकट होते हैं, एक टिकट होता है दिल्ली से मिलता है, एक टिकट आपने देना होता है। मैं 2014 में लोकदल पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला का टिकट लेके लड़ा, परंतु आपने टिकट नहीं दिया, आपने उसको दिल से नहीं लगाया मेरे टिकट को, जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिली। 2019 में जयप्रकाश जी कैलाश से लेकर टिकट आए थे, परंतु आपने उनको सफल नहीं किया, आपने टिकट नहीं दिया। 2019 की बात कर रहा हूं। कैथल से भी टिकट लेके आए थे तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी की, परंतु उसको भी आपने टिकट नहीं दिया, आपने गले नहीं लगाया, वो भी सफल नहीं उसके। मैं ये समझता हूं कि इससे पहले कि दिल्ली की टिकट ली जाए, दिल्ली वालों से बात की जाए, उससे पहले आप सब मित्रों से बात की जाए कि आप वाला टिकट ठीक रहेगा कि दिल्ली वाला टिकट ठीक रहेगा। दिल्ली का टिकट जो होगा, दिल्ली का टिकट ऐसा भी है कि बड़े तड़वे चाटने पड़ते हैं, बड़ी जी हजूरी करनी पड़ती हैं, और फिर लटका कर भी रखते हैं। एक पहली लिस्ट में भी नहीं देख लिया, दूसरी में भी नहीं देख लिया, तीसरी में भी नहीं देख लिया, फिर भी हस्तिनापुर से बंधे रहे। मैं विशेष तौर से आप सबसे इतना ही आग्रह करता हूं, पहले तो आप ये तो बहुत चलेंगे, अभी बहुत इलेक्शन में टाइम है, और देश की लोकसभा का चुनाव पहले आने जा रहा है, और उसके बाद असेंबली का चुनाव भी आएगा। आज आप इस धरती पे हैं, नरगांव ने मुझे हमेशा जिताया, और नरगांव को हमने इसलिए भी ये मेजबानी का मौका दिया था क्योंकि यहाँ के हमने पहले पता था कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं,
इन्होंने कभी भी चुनाव में, कभी भी कोई भी चुनाव मैंने लड़ा, कभी भी मेरी हार नहीं हुई। एक ऐसा ही गांव था जो बॉर्डर पे पड़ता था, कैथल के भी गांव आ सकते थे। बहुत से साथी कैथल हल्के से भी चल करके ब्लॉक कैथल में भी पढ़ते हैं, वो आए हैं। मैं उनका भी विशेष तौर से अभिनंदन करता हूं और उन्हें एक विश्वास भी दिलाता हूं। मैं जैसा कैसा हूं, अगर वो एक फोन भी कर देंगे रात के 12 बजे भी, उनको वही सम्मान मिलेगा जो कलैत हल्के के साथियों को मिल पिछले क्षेत्र में भी। और कई गांव में मेरा आना जाना कहीं और। एक चिंतन करने का समय है कि आपका जो शाम मेरे ऊपर है, मैं उसको भूल नहीं सकता। ये पत्थरों पर लिखे नाम मिटाए जा सकते हैं, ये शिलाओं पर लिखे हुए नाम मिटाए जा सकते हैं, परंतु दिल पे लिखा हुआ नाम मिटाया नहीं जा सकता। आपने मेरे दिल पे नाम लिखा हुआ है, इसलिए मैं मिटा नहीं पाऊंगा। और आप सबके जुम्मे ये लगाता हूं, एक बार और दिल को टटोल देना कि टिकट दोगे कि नहीं दोगे। अगर तुम देने की बात करोगे तो फिर समझ लेना फिर मैं चुनावी मैदान में हूंगा। अगर नहीं दोगे भाई, थारा मन नहीं करेगा तो फिर मैं फिर दम मार दूंगा, जुकर पाछा मारेगा। कोई ज्यादा मेरे लिए जरूरी नहीं, परंतु परंतु बहुत से साथी आए हैं हमारे सत्ता और हैं बहनी से। बहनी कई दिन पहले जाना हुआ, बहनी गांव का स्कूल नहीं बना रहे थे क्योंकि बच्चे भी नहीं थे, छोटा काम था। मैंने सारे कमरे भी बनवाए, फिर 8 का बनाया, फिर कठवाड़ का, फिर इस प्रकार से नैना का, फिर अपने नड गांव का, फिर रसोड़े का +2 का, +2 का सोमल, सोमल के बाद फिर माजरा का 10 का, और फिर कॉलेज से में। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे साथी कह नहीं सके उस बात को। एक वक्त था जब सरकार आपके द्वार लगते थे, मैं साथ होता था, उससे पहले मैं आप सबको कहा करता था, और वो बात आज भी मेरे कानों में गूंजती है। आपके कानों में तो पता नहीं गूंजती होगी कि नहीं। मैं कहता था, गांव गांव में आते हैं ठठेरे, कहते हैं कि भांडी कली करा लो। वो कली कर देते हैं, कहते हैं 6 महीने की गारंटी देते हैं, कोई पकवान पकड़ाएगा नहीं। और मैं कहता था कि भाई को गली बनवाओ, नाली बनवाओ, टूटी बनवाओ, स्कूल बनवाओ, सड़क बनवाओ, धर्मशाला, गौशाला, कुछ बनवा लो, परंतु आप लोग उसको कुछ और समझते थे। और मैं कहता था कि जैसे भांडे कली कराने वाला आता है, वो फिर आपके गांव गांव की गलियों में आवाज देगा कि कोई काम करवा लो। इनकी तरह से छुप के नहीं बैठेंगे, जाकर के चंडीगढ़ में या दिल्ली में बैठ जाएं, व्यापार करने लग जाए, ये बस की बात भी नहीं, लाइन बनी नहीं। तो साथियों, हमने ये निर्धारित किया, पिछली मीटिंग में भी रामपुर जी बोल रहे थे, हमारी मीटिंग मित्र मिलन समारोह कोटला गांव में था। मैंने कहा था कि एक दोस्त बनाना, और आज फिर कह रहा हूं कि टिकट पिकट होते रहेंगे, मिलते रहेंगे, हार जीत होती रहेगी, इंसान की इंसानियत बनी रह जानी चाहिए। साथियों, आप सब ये मान के चलना कि हमारे बहुत से साथी आज बहुत पुराने आए, पुराने रूठे होंगे बना लेंगे, कुछ नए को साथ लगा लेंगे, कुछ गिले शिकवे होंगे उन्हें दूर कर लेंगे और अपना काम चला लेंगे। इसी बात के ऊपर तटस्थ रहना। ये टिकट टाकट और टिकट की बात जो बीच में हो भी जाती है, करते भी हैं, प्रश्न पूछना भी ठीक है, वो भी मैं एक दिन आपसे पूछ के ही कर लूंगा, जैसे तुम कहोगे वैसे ही कर लेंगे। सलाह आपसे ही करूंगा, ऊपर सलाह कोई नहीं मेरी, आपसे ही मिलानी होती है। आप आए हैं आज भी, और 7-11 आज इतनी तादाद में तो नहीं सोचा था मैंने तो ये सोचा था कि हर मित्र मिलन समारोह में हम 500-700 हो जाएंगे, हमारे ब्लॉक के गांव भी थोड़े हैं, तो आपने हजारों की तादाद में पहुंच गए, इसके लिए मैं आपका बहुत मशकूर और धन्यवादी हूं।
और साथियों, विशेष तौर से कार्यकर्ता साथियों का, मित्रों का, दोस्तों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप भारी तादाद में पहुंचे हो और किसी प्रकार का कोई साधन नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, अपने आप ही अपने साधन लेकर के चले आए। इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी से मौका भी नहीं आया कि बहुत बड़ी रैली करने का। बहुत बड़ी रैलियों के समय आएंगे, दौर आएंगे, तब देख लेंगे। परंतु हमने जिस प्रकार से कोटड़ा गांव में पहला मित्र मिलन किया था, अब आज हो रहा है जो ये नरड़ गांव में दूसरा है ब्लॉक कैथल का, और तृतीय होगा, तीसरा होगा कलैद ब्लॉक का 7 तारीख को, 7 जनवरी को महाराणा प्रताप स्टेडियम में होगा, जो सड़क के ऊपर ही है। वैसे तो आपने तो जो कसर थी सारी काट दी, इसमें आज कोई कसर रही नहीं। फिर भी किसी का दिल करे तो जरूर आना, अगर ना दिल करे तो अपना काम ठीक से चलाना। मेरी शुभकामनाएं है कि आप सुख में रहें, शांति में रहें। और एक हफ्ते के बाद नया वर्ष आने जा रहा है 2024, जिसमें बहुत फैसले होने। हमारे प्रदेश की, हरियाणा प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति, कलैद विधानसभा क्षेत्र की राजनीति किस तरफ जाएगी, यह सब निर्णय 2024 में होने जा रहे हैं। एक हफ्ते के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। जाते जाते मेरे से नव वर्ष 2024 की मुबारकबाद भी देते जाना। और हम सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अभी ने चाय लेके जानी है।